पहला प्रश्न करते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर सामने है। आई होप सभी प्यारे मित्र अभी तक आपने अपने टीटी फैमिली से ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। पहला प्रश्न है, सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है दोस्तों कि वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी होती है? थाइमस, यकृत, थायराइड या अग्नाशय ग्रंथि की बात करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि वयस्क मानव में जो ग्रंथि हमारे सबसे बड़ी होती है वह यकृत की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकृत लीवर की बात करते हैं। यकृत से प्रतिदिन दोस्तों 600 से लेके 1000 मिली पित्त का स्त्रावण होता है जो भोजन में उपस्थित वसा को पचाने में सहायक होता है। कुत्ते की जीभ के आकार की भी अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के नीचे प्लीहा से ग्रहणी सी आकार की होती है। किस आकार की? सी आकार की होती है। वक्र तक यह फैली होती है और एक मिश्रित ग्रंथि कहलाती। कौन सी ग्रंथि कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी कहलाता है। जी, जो 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी होता है वह डाउन सिंड्रोम कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम, दांत कोशिका अरक्तता या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहलाता है। तो 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी जो कहलाता है वह आपका डाउन सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, ट्राइसोमी जो होता है किसी गुणसूत्र के समजात युग में 2 की जगह जो है कितने गुणसूत्र होते हैं? 3 गुणसूत्र। 2 की जगह जो है 3 गुणसूत्र के कारण होता है और मानव में ट्राइसोमी सिंड्रोम उत्पन्न करती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम जो होता है वह 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, 3 स्त्री थाइमस मुख्यतः संबंधित है शरीर के तापक्रम के नियंत्रण से, शरीर के वृद्धि के नियंत्रण से, प्रतिरक्षी कार्य के लिए थायरोट्रोपिन के स्त्रावण से। तो आपका स्तनी जो थाइमस है मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो ये आपके प्रतिरक्षी कार्य से संबंधित हो जाता है। देखिए दोस्तों, थाइमस ग्रंथ से थाइमोसिन हार्मोन स्थापित होता है और यह हार्मोन लिम्फोसाइट्स को जीवाणुओं तथा प्रतिजीवों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार शरीर में सुरक्षा तंत्र स्थापित करने में सहायता करता है। तो प्रतिरक्षी कार्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी विज्ञान का पिता कहलाता है? आर.एच. व्हिटेकर, पाश्चर, आइंथोवन या थॉमस एडिसन की बात करेंगे। तो अंतःस्रावी विज्ञान का पिता जो कहलाता है वह आपका थॉमस एडिसन की बात करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैलपीघी नलिकाएं जो होती हैं कीटों के उत्सर्जी अंग हैं, मेढक के उत्सर्जी अंग हैं, कीटों के श्वसन के अंग हैं या कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो मैलपीघी जो नलिकाएं होती हैं वह आपके कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पॉलिप अवस्था अनुपस्थित होती है हाइड्रा में, आरेलिया में, फाइसेलिया में या अबेलिया में होती है। तो पॉलिप अवस्था जो अनुपस्थित होती है तो आपके किस में होती है? आपके आरेलिया में होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। विटामिन के की बात करेंगे रुधिर के थक्का जमने के लिए। देखिए, हमारे सिम्टम्स ऐसे कुछ बॉडी में पाए जाते हैं, कहीं भी आपका ब्लड इसका भी निकल रहा है तो अपने आप वह विटामिन के की उपस्थित होती है जिसके कारण वो अपने आप जम जाता है, जिससे वो अपना रास्ता बंद कर लेता है। अगला प्रश्न है, सिस्टोसोमा का मध्य परपोषी जो होता है वह स्नेल होता है, मच्छर होता है, घरेलू मक्खी होती है या भेड़ होती है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। यह दोस्तों, सिस्टोसोमा का मध्य जो परपोषी होता है वह आपका स्नेल होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण या मेटास्टेसिस की बात करेंगे। वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर दें वह हमारा क्या कहलाता है? तो वह हमारे कहलाते हैं कायांतरण। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्पार्शानुचलन
आपका थिग्मोटेक्सिस किसके द्वारा नहीं दर्शाई जाती है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा इन तीनों द्वारा दर्शाई जाती है, लेकिन आपके एस्केरिस द्वारा नहीं दर्शाई जाती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा हुआ होता है, कंडरा द्वारा, स्नायु द्वारा, पेशी द्वारा या उपास्थि द्वारा जुड़ा होता है। तो खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा हुआ होता है, किसके अकॉर्डिंग? तो स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन जो है आपका पारदर्शी ऊतक है? कंडरा, तंतुकीय उपस्थि, हाइलिन उपस्थि या ये सभी की बात करेंगे। तो इनमें से आपका जो पारदर्शी ऊतक उपस्थित होता है वह आपके हाइलिन उपस्थि होता है। कचाभ या प्रभासी उपस्थि की मैट्रिक्स पारदर्शक, साफ एवं हल्के नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से किस जंतु में श्वसन अंग के बिना ही होता है? क्या वह मेढक है, मछली है, काकरोच है या केचुआ है? तो ऐसा जंतु जो श्वसन के अंग के बिना ही करता है और वह कहलाता है केचुआ। जहाँ दोस्तों केचुए में विशेष श्वसन अंग नहीं होता है, यद्यपि इसमें वायवीय श्वसन होता है। त्वचा केचुए में श्वसन के लिए धरातल बनाती है और कीटों तथा अन्य अर्थोपोड जंतुओं में श्वसन श्वसनाल द्वारा होता है। जलीय प्राणी जैसे मेढक या भेक शिशु व मछली, इसमें श्वसन क्लोमो द्वारा होता है। गिल्स। अगला है, फेरिटिमा में पट किन खंडों के बीच अनुपस्थित होते हैं? पहले चरण खंडों के बीच, 4/5 से 8/9 के बीच, 5 से 6, 7, 8 या 7, 8, 6, 7। तो जो आपका फेरिटिमा के पट होते हैं वह कितने खंडों के बीच अनुपस्थित होते हैं? तो वह आपके पहले 4 खंडों के बीच। केचुए का शरीर समान खंडों में विभाजित होता है, जिनकी संख्या लगभग 100 से 120 तक होती है। प्रत्येक 2 खंडों के बीच एक पट होता है और पहले 4 खंडों में पटों का अभाव होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एलएच तथा एफएसएच को संग्रहित रूप से कहते हैं? ऑक्सीटोसिन, सेमेटोट्रोपिन, लेटियोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिन। तो जो आपका एलएच एफएस को संग्रहित रूप में जो कहा जाता है वह आपका गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेढक के हृदय में हृदय पेशियां जिन तंतुओं की बनी होती हैं उन्हें पुरकेंजियु तंतु कहते हैं, माइन्यूमा कहते हैं, टिलोडेंडिया कहते हैं, कोल्मनी कार्नी कहते हैं। तो मेढक के हृदय में हृदय पेशियां जिन तंतुओं की बनी होती हैं उन्हें जो कहा जाता है पुरकेंजिय तंतु कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेरिटिमा पोस्थुमा का मादा जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? 14वें, 16वें, 18वें या 15वें खंड में? तो फेरिटिमा पोस्थुमा का जो मादा जनन छिद्र होता है वह किस खंड में स्थित होता है? वह खंड आपका 14वें खंड में स्थित होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में, अमाशय में, यकृत में, आहार नाल में। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं पाई जाती हैं, जी हाँ, वह आपके अग्नाशय में पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं कहलाते हैं? जैवतापी, असमतापी, आलिगोतापी या समतापी की बात करते हैं। वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं समतापी, क्योंकि जब तापमान स्थिर है तो समतापी यानी समान ताप की बात करते हैं। अगला, इनमें से कौन सा सही मिलाया गया है? एपीकल्चर मधुमक्खी, पिसीकल्चर सिल्क मॉथ, सेरीकल्चर मछली, एक्वाकल्चर मच्छर। देखिए हमारा जो सही मिलान यहाँ पे बनाया गया है वह कौन सा हो जाएगा? वह आपका एपीकल्चर मधुमक्खी।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पंजों को निम्न में से कौन सी कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं के बनाने योग्य होती है? थीसोसाइट, पिनेकोसाइट, नीडोसाइट या आर्कियोसाइट की बात करते हैं। तो स्पंजों इनमें से जो कोशिका अन्य प्रकार की कोशिकाओं के योग बनाने या बनाने की योग्य होती है वह हमारी कहलाती है आर्कियोसाइट। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न ले रहे हैं, आरएच कारक उपस्थित होता है सभी कशेरुकों में, सभी स्तनियों में, सभी सरीसृपों में, मनुष्य तथा रीसस बंदर में। तो आरएच जो कारक उपस्थित होता है वह आपके किस में होता है? तो वह आपके मनुष्य तथा रीसस बंदर में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, काकरोच में लार्वा तथा लिम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए या रखे जाते हैं? आपके एक डाइसोन द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा, पैरोटिड ग्रंथि द्वारा या किशोर हार्मोन द्वारा। तो काकरोच में लार्वा तथा लिम्फ के गुण किसके द्वारा जो बनाए जाते हैं? तो ये आपके किशोर हार्मोन द्वारा बनाए जाते हैं। काकरोच की अग्रवक्षी ग्रंथि की सक्रियता का नियंत्रण कार्पस एलेटम नामक ग्रंथि द्वारा किया जाता है और कार्पस एलेटम से निकलने वाले जो हार्मोन को किशोर हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जब आपातकाल की स्थिति आती है अपनी बॉडी में तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एल्डोस्टेरिन, थायरोक्सिन, एड्रिनालिन या कैल्सिटोनिन की बात करेंगे। तो जहाँ पर भी आपातकाल का समय दिया हो, इसमें हार्मोन स्रावित की बात की जाती हो, वह हमारा कहला जाता है एड्रिनालिन। एड्रिनालिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है और यह संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। इसलिए वाल्टर कैनन ने इसे संकटकालीन हार्मोन कहा है। किसने कहा है? प्रश्न आ गया, इस संकटकालीन हार्मोन किसने कहा है एड्रिनालिन को? तो आपके वाल्टर कैनन ने कहा है। अगला प्रश्न है, ल्यूकोसाइट इनमें से किसे अधिक मात्रा में रखती है? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स या मोनोसाइट्स की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट इनमें से किसे अधिक मात्रा में रखती है? और वह हमारी कहलाती है न्यूट्रोफिल्स। श्वेत कणिकाएं जो होती हैं WBC, जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इनके मुख्यतः दो समूह होते हैं। पहला समूह हमारा होता है अकणिकामय जो कि 30% होता है और दूसरा होता है कणिकामय जो कि 70% होता है। अकणिका 30% और कणिकामय जो होता है 70% होता है। दोनों चीज़ों को आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है, एन एमनियोटा जो समूह में होता है किस समूह में होता है? सरीसृप एवं पक्षी, पक्षी एवं स्तनी, मछली एवं एम्फीबियंस या सरीसृप एवं स्तनी की बात करते हैं। तो एन एमनियोटा जो समूह होता है आपके मछली एवं एम्फीबियंस में होता है। एमनियोन सरीसृपों, पक्षियों तथा स्तनधारियों के भ्रूण को बाह्य झिल्ली होती है जो एमनियोन होता है और जिन कशेरुकों में एमनियोन नहीं पाई जाती है उन्हें एन एक्नियोटा समूह में रखा जाता है, जैसे मछली और उभयचर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन जो है मानव में अवशेषी नहीं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पुच्छ, कशेरुका, परभक्षण, परजीविता, ये तीनों मानव में अवशेषी हैं, लेकिन जो नाखून है यह आपका अवशेषी नहीं। दोस्तों, जीवधारियों में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं और ना ही शरीर में इनका कोई कार्य होता है, लेकिन जीवधारियों के पूर्वजों में ये अंग जो है पूर्ण विकसित थे और कार्य भी करते थे। तो ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है, जैसे निमेषक पटल, पुच्छ, कशेरुका, कमिरूक, परिशेषिका की बात करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। अगला के निम्न में से कौन सा आपका आर्निथीन चक्र का अंश नहीं है? आर्निथीन, सिट्रुलिन एवं एलेनिन की बात करेंगे। आर्थिनिन, सिट्रुलिन एवं आर्जिनिन की बात करेंगे। अमीनो अम्ल का प्रयोग नहीं होता है।
आर्थिनिन, सिटुलिन एवं फ्यूमेरिक अम्ल की बात करेंगे। तो इनमें से आपका आर्थिनिन चक्र का अंश कौन सा कहलाता है? वह हमारा कहलाता है आर्थिनिन, सिटुलिन और आर्जिनिन की बात करते हैं। आनिथीन चक्र या यूरिया चक्र जो होता है यह मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है, लीवर सेल्स में। और इस चक्र के मुख्य घटक आपके होते हैं आर्जिनियन, आर्जिनिन, आर्थिनीस और सिटुलिन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पेशी संकुचन तथा तंत्रिका आवेश संवहन के लिए महत्वपूर्ण होता है? देखिए, प्रश्न में हमारा बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न दिया गया है। पेशी संकुचन तथा तंत्रिका आवेश संवहन के लिए जो महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है वह हमारा होता है कैल्शियम आयन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मारुला, गैस्टुला, ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो 16 कोशिका या कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहला जाता है वह आपका मारुला कहला जाता है। भ्रूण की 16 कोशिकाएं अवस्था मारुला कहलाती हैं। यह ब्लास्टुला के बनने से पूर्व अंडधानी के विदलन की कोशिकाओं का समूह होता है और विदलन के समय कोई भी एक कोशिका ब्लास्टोमियर कहलाती है। अगला प्रश्न है अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य क्या होता है? श्वसन, उत्सर्जन, गमन या परासरण नियंत्रण की बात करते हैं। तो अमीबा में संकुचनशील धानी का जो कार्य होता है वह आपका परासरण नियंत्रण होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो कि एक त्रिस्तरीय और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यह अमीबा में उत्सर्जन तथा श्वसन दोनों का कार्य करती है। और अमीबा में गमन को होते हैं कूटोपादों द्वारा होता है। अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? आपके कूटोपादों की बात करते हैं, कूटपाद की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कुप्फर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं यकृत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में या थायराइड ग्रंथि में होती हैं। तो कुप्फर कोशिकाएं किस में उपस्थित होती है? आप सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे यकृत की बात करते हैं। कुप्फर कोशिकाएं यकृत में उपस्थित होती है। इनका कार्य होता है रक्त कणिकाओं और जीवाणुओं को नष्ट करना। क्या होता है? रक्त के जो इनका जो कार्य है रक्त कणिकाएं और जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। अगला प्रश्न है कंडरा तथा स्नायु विशेषीकृत हैं आपके, तंत्रिका ऊतक हैं, पेशी ऊतक हैं, एपिथेलियम ऊतक हैं या संयोजी ऊतक हैं। तो कंडरा तथा स्नायु जो विशेषकृत हमारी कहलाती हैं, कौन सी ऊतक कहलाती है? तो वह हमारी कहलाती संयोजी ऊतक। कंडरा तथा स्नायु जो होती हैं यह सघन तथा रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं। कंडरा जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ती है और जो स्नायु होता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी में जोड़ती है। तो दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है, कंडरा और स्नायु। कंडरा का कार्य क्या है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना। और स्नायु का कार्य क्या है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी में जोड़ना। तो दोनों चीज़ें आपको समझ लेना। अगला है संघ सिलेंट्रेटा का लाक्षणिक लार्वा कौन सा होल कहलाता है? प्लेनुला, सिस्टिस्कर्स, रैबिडिफॉर्म या रेगुलर की बात करेंगे। तो संघ सिलेंट्रेटा का जो लाक्षणिक लार्वा कहलाता है वह हमारा प्लेनुला की बात करेंगे। प्लेनुला लार्वा सिलेंट्रेटा संघ का विशेष लक्षण है। यह ऊतकी रूप से इस लार्वा में स्तंभी, बहिर्चर्मी, संवेदी, तंत्रिका एवं ग्रंथि कोशिकाएं, पेशी प्रवर्ध और दंश कोशिकाएं होती हैं। और जो आपका सिस्टिसर्कस टीनिया की तृतीय लार्वा अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है एस्कैरिस में सिलोम कहलाती है साइजोसिलोम, स्यूडोसिलोम, वास्तविक सिलोम
हीमोसिलो की बात करेंगे। तो स्कैरिस में जो सिलोम होता है वह हमारा स्यूडोसिलोम की बात करते हैं। यह वास्तविक देह गुहा नहीं होता है। यह देह गुहा उपकला द्वारा आश्रित नहीं होता। जनन एवं उत्सर्जी अंगों का इनका कोई संबंध नहीं होता। इसका विकास भ्रूण के कोरक गुहा में से होता है और इस आभासी शरीर गुहिका को कूट प्रगुहा कहते हैं। अगला प्रश्न है जो आप सभी के स्क्रीन पर है कि मोलस्का संघ में आंख एक पतली रचना के ऊपर स्थित होती है जिसे कहते हैं आस्ट्रेकम, अपारकुलम, अमेटोफोर या आस्फ्रेडियम की बात करेंगे। तो मोलस्का संघ में आंख एक पतली रचना के ऊपर स्थित होता है जिसे कहते हैं आपके अमेटोफोर कहते हैं। घोंघा या संघ मोलस्का, आपने नाम सुना होगा घोंघा। घोंघे के सिर पर एक जोड़ी छोटे व मांसल ठूंठ के समान वृंत या नेल कधर होते हैं जो दूसरी जोड़ी प्रत्येक स्पर्शक के पीछे स्थापित पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मिलर के प्रयोग में निम्न में से किसका संश्लेषण हुआ था? अमीनो अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, यूवी किरणों का या माइक्रोस्फीयर का? तो मिलर के प्रयोग में किसका संश्लेषण हुआ है? तो वह कहलाता है अमीनो अम्ल की बात करेंगे। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सन 1953 में, जी हाँ दोस्तों, 1953 में स्टैनले मिलर ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक पात्र में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प लेकर पात्र में वैद्युत प्रवाहित की जिसमें अमीनो अम्लों का निर्माण हुआ। इस पात्र में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का जो अनुपात था, मीथेन का 1, अमोनिया का 2 और हाइड्रोजन का 2, 1:2:2 था। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अंतः शोषण किसके दौरान डायफ्राम होता है? ये डायफ्राम फैलता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखाता, संकुचित एवं चपटा होता है, शांत होकर गुंबद के आकार का हो जाता है। तो अंतः शोषण के दौरान जो डायफ्राम होता है वह आपका संकुचित एवं चपटा हो जाता है। अंतः शोषण के दौरान डायफ्राम संकुचित एवं चपटा हो जाता है, जबकि जो बहिःशोषण के दौरान यह फैल जाता है। बहिःशोषण के दौरान क्या होता है? फैल जाता है। पीनियल काय का कार्य क्या होता है? त्वचा के रंग को हल्का करता है, लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, यौनारंभ काल को नियंत्रित करता है या उपरोक्त सभी। तो पीनियल का जो क्या कार्य होता है? पीनियल का कार्य होता है त्वचा के रंग को हल्का करता है, लैंगिक व्यवहार को भी नियंत्रित करता है और यौनारंभ काल को नियंत्रित करता है। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया वो हमारा सही हो जाएगा। पीनियल का जो होता है, पीनियल जो बॉडी होती है यह स्तनधारी के मस्तिष्क के केंद्र के समीप पाई जाती है। इसमें मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं और मेलेटोनिन प्रकाश के प्रभाव को नियंत्रित करता है और यह लैंगिक व्यवहार एवं यौनारंभ काल को भी नियंत्रित करता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुर्गे का सिन सर्कम बना होता है 29 कशेरुकाओं का, 3 कशेरुकाओं का, 16 कशेरुकाओं का या 1 कशेरुका का बना होता है। तो मुर्गे का जो सिनेस्क्रम बना होता है कितने कशेरुकाओं का बना होता है? तो वह हमारा कहला जाता है 16 कशेरुकाओं का। मुर्गे का जो सिनेस्क्रम होता है वह 16 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें से उच्च कोटि के मोती किससे बनते हैं? आपके पिंक टाडा रोडिंग, प्लेकुना ब्लास्टेंटा, पिंक टाडा मार्गेरिटिफेरा या पिन टाडा मैक्सिमा की बात करेंगे। उच्च कोटि के मोती किससे बनते हैं? तो वह हो जाता है आपका पिंक टाडा मार्गेरिटिफेरा की बात करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी भाई बहन गृहिणी टीचर्स का, सभी कमेंट कर सकते हैं, बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों मानव में 45 गुणसूत्र एकल XXO असमानता विरूपता पैदा करती है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम,
या एडवार्डस सिंड्रोम की बात करते हैं। तो मानव में 45 गुणसूत्र एकल एक्स एक्सो जो असमानता विरूपता पैदा करती है, वह हमारी टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में व्यक्ति का गुणसूत्र संगठन जो होता है 44 प्लस एक्सओ होता है। लाक्षणिक रूप से ये स्त्री होती है, किंतु इसके अंडाशय अविकसित होते हैं तथा ये सदैव बांझ होती हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे। व्यक्ति का गुणसूत्र संगठन 44 प्लस एक्सओ होता है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की न्यूनता से होता है? B1, B2, नियासिन या कैल्सीफेरॉल? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की न्यूनता मतलब कमी, किससे होता है? तो नियासिन निकोटीनिक अम्ल की बात करेंगे। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन निकोटीन अम्ल या विटामिन जिसे हम B3 बोलते हैं की कमी के कारण उत्पन्न होता है और यह सूजे ओंठ, हाथों एवं पैरों की मोटी एवं वर्णयुक्त त्वचा तथा चिढ़ द्वारा यह अभिलक्षित होती है। ये इसके रीजन है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्टिफलिंग किससे संबंधित होता है? जो स्टिफलिंग दिया गया है यह रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, लाख कीट पालन या मत्स्य पालन। तो स्टिफलिंग किससे संबंधित होता है? तो यह आपके रेशम कीट पालन से संबंधित होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टिफलिंग रेशम कीट के कोकून खरीदते या प्राप्त करते ही यथाशीघ्र की जाने वाली जो सर्वोत्तम प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य काकून के भीतर स्थित प्यूपा कोष के खोल के अंदर ही मार देना होता है ताकि वह कोकून खोल पर लिपटे रेशम तंतुओं को तोड़ ना सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टेड है और इसमें आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, महिलाओं के लिए एक नया ओरल गर्भ निरोधक सहेली वैज्ञानिकों ने किस संस्थान में विकसित किया? CDRI लखनऊ, IISC बेंगलोर, CSCIR नई दिल्ली, ICSR नई दिल्ली की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए। हो जाएगा CDRI लखनऊ। सहेली महिलाओं द्वारा प्रयुक्त स्टेरॉइड रहित मुख्य गर्भ निरोधक है जिसे CDRI लखनऊ में विकसित किया गया है। यह सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली है जिसके बहुत ही कम दुष्प्रभाव होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आर्तव चक्र जो रजोधर्म के बाद आती है, लुटियल अथवा स्रावी अवस्था, पुटकी अवस्था, निषेचन या रोपण की बात करेंगे। तो आर्तव चक्र जो रजोधर्म किसके बाद आती है, वह होता है आपके पुटकी अवस्था। मानव स्त्री में आर्तव चक्र या रजोधर्म के पश्चात क्रम प्रसारी या पूर्व अंडोत्सर्ग या पुटकी अवस्था आती है। यह रजोधर्म के अंत लगभग 5वें दिन से लेकर अंडोत्सर्ग लगभग 14वें दिन के बीच की अवधि होती है और इसके फलस्वरूप गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर की यह वृद्धि करता है। तो पुटकी अवस्था जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। हमारे शरीर दैनिक लय का नियमन करने के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण कार्य करता है? मेलाटोनिन, थाइमोसिन, ग्लूकेगोन या ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। तो हमारे शरीर में दैनिक लय का नियमन करने के लिए जो हार्मोन महत्वपूर्ण कार्य करता है वह हमारा हार्मोन मेलाटोनिन कहलाता है। मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह जंतुओं को सोने, जगने इत्यादि क्रियाओं की दैनिक लय को बनाए रखता है। तो हम बात करेंगे मेलाटोनिन की बात करेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा प्राच्यवर्ण नामक बीमारी होती है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, लीशमोनिया ब्राजिलेंस, लीशमोनिया क्रूजी, लीशमोनिया ट्रॉपिका। तो प्राच्यवर्ण बीमारी नामक बीमारी किसके कारण होती है, किसके द्वारा होती है? और वह कहलाता है लीशमोनिया
ट्रॉपिका की बात करेंगे। ओरिएंटल सोर या प्राच्यवर्ण, प्राच्यवर्ण को ओरिएंटल सोर भी बोला जाता है। ये त्वचा के लीशमनियासिस की स्थिति में होती है और यह रोग लासमिनिया ट्रॉपिका द्वारा उत्पन्न होता है। और अल्सर युक्त क्षतिग्रस्त त्वचा इस रोग का एक प्रमुख लक्षण होता है। कौन है प्रमुख लक्षण इसका? अल्सर युक्त क्षतिग्रस्त जो त्वचा होती है। अगला प्रश्न है कि हाइपोकेलिमा किस खनिज की कमी से होता है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो जो आपका हाइपोकेलिमिया जो होता है यह किस खनिज कमी के कारण होता है? तो यह पोटेशियम खनिज कमी के कारण होता है। हाइपोकेलिमिया एक उपापचयी विकार है जो रुधिर में पोटेशियम का स्तर बहुत कम हो जाने पर उत्पन्न होता है। थकान, कब्ज, पेशी कमजोरी, पक्षाघात इत्यादि इसके कुछ लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। लाल जंतुओं के लिए क्या सत्य नहीं दिया गया है? लाल तंतुओं के लिए क्या सत्य नहीं दिया गया है? ये पेशी में ऑक्सीजन का ग्रहण करने वाले लाल रंग के वर्णक होते हैं। पेशी में बहुतायत में माइटोकांड्रिया होते हैं। ये पेशियाँ एरोबिक पेशियाँ भी कहलाती हैं। इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा अधिक होती है। तो लाल तंतुओं के लिए क्या सत्य नहीं दिया गया है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा अधिक होती है, यह सत्य नहीं है। क्योंकि लाल पेशी तंतुओं में उपस्थित चिकनी अंतःप्रदपी जो जालिका होती है इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सत्य नहीं दिया गया, बाकी सही दिए गए हैं। और आज का मादा ड्रोसोफिला में गुणसूत्र युग्म होता है ZZ, XX, XY या ZW। बहुत सारे देखे, मैं एक कमेंट से देखा था ZZ किसी ने कमेंट किया था, जो हमने ये पिछले प्रैक्टिस सेट का मॉक क्वेश्चन था, तो किसी ने ZZ कमेंट किया था। अब ZZ किस सोच पे कमेंट किया गया था अब ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हम जरूर अवश्य आपको बता सकते हैं कि मादा ड्रोसोफिला में गुणसूत्र युग्म जो होता है वह आपका XX होता है और पुरुष में XY होता है। तो मादा की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे तो XX गुणसूत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो मादा XX गुणसूत्रों का युग्म जो है प्रदर्शित करता है और नर में XY गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, आइए जानते हैं, आपका फीडबैक जान लेते हैं। दोस्तों महिलाओं में केवल गर्भावस्था के दौरान कौन से हार्मोन जो है उत्पन्न होते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक, गोनेड्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन की बात करेंगे, रिलैक्सिन की बात करेंगे, उपरोक्त सभी की बात करेंगे। महिलाओं में केवल गर्भावस्था के दौरान कौन से हार्मोन जो है उत्पन्न होते हैं? वह हार्मोन होता है आपका, सभी लोग बताइए वह कौन सा हार्मोन होता है? तो ह्यूमन कोरियोनिक, गोनेड्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन तथा रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन की बात करेंगे। ये तीनों हार्मोन उत्पन्न होते हैं, महिलाओं में केवल गर्भावस्था के दौरान ही आते हैं। अंतःस्रावी प्रकृति वाली एक ये अस्थायी संरचना है, अर्थात प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होते हैं और कार्पस ल्यूटियम में भी यह रिलैक्सिन स्रावित होता है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान थायराइड का अल्पस्राव उत्पन्न करता है गलगंड, क्रेटिनिज, अल्प ग्लूकोज रक्तता या मधुमेह की बात करते हैं। गर्भावस्था के दौरान थायराइड का अल्प स्राव जो उत्पन्न करता है वह हमारा हो जाता है क्रेटिनिज की बात करते हैं। क्रेटिनिज नामक रोग गर्भावस्था या जन्म या वृद्धि वर्षों के दौरान थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण होता है और बौनापन तथा मानसिक मंदता इत्यादि इस रोग के कुछ लक्षण होते हैं। अगला, एक नर मनुष्य द्वारा संभोग के दौरान लगभग कितने शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं? 100 से 200 मिलियन मिली, 200-300 मिलियन मिली, 300-400 मिलियन मिली, ये 400-500 मिलियन मिली की बात करें तो एक नर मनुष्य द्वारा संभोग के दौरान लगभग कितने शुक्राणु जो है स्खलित किए जाते हैं? और वह आपका लगभग 300 से 400 मिलियन मिली की बात करते हैं।
एक नरमनुष्य द्वारा संभोग के दौरान स्खलित वीर्य का औसत आयतन जो होता है 2.5 से 3.5 मिली होता है। यद्यपि अंडाणु का निषेचन केवल एक ही शुक्राणु द्वारा होता है, किंतु समानतः जो है 300 से 400 मिलियन शुक्राणु मिली वीर्य स्खलित होते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है। डिस्कोब्लास्टुला पाया जाता है इकाइनोडर्मस एवं एम्फिऑक्सस में, सरीसृप पक्षी एवं मछलियों में, एनेलिड्स, मोलस्कस एवं निमर्टिन्स में, या कीटों में पाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वविख्याता लोग हैं, कि डिस्कोब्लास्टुला किस में पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपके सरीसृप पक्षी एवं मछलियों में पाया जाता है। डिस्कोब्लास्टुला एक विशिष्टीकृत ब्लास्टुला होता है जो निषेचित अंतपीठकी अंडे के विदलन द्वारा निर्मित होता है। इसमें कोशिकी टोपी या ब्लास्टोडर्म ब्लास्टोसील द्वारा विदलन रहित पीतक के फर्श की यह पृथक रहती है। फ्लोर की बात करेंगे तो विदलन रहित पीतक की बात कर रहे हैं, जो आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, डीडीटी का जैव आधान पक्षियों की संख्या में कमी लाता है। कैल्शियम के उपापचय में व्यवधान द्वारा, अंडों के खोल से पतले हो जाने के कारण, अंडों के परिपक्वन के पूर्व ही टूटने के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण। तो डीडीटी का जैव आवर्धन पक्षियों की संख्या में कमी लाता है, वह कौन सा कहला जाएगा? वह कहला जाएगा कैल्शियम के उपापचय व्यवधान द्वारा भी होता है, अंडों के खोल के पतले हो जाने के कारण भी, अंडों के परिपक्वन के पूर्व ही टूटने के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पक्षियों के ऊतकों में डीडीटी का एकत्रीकरण एवं जैव आवर्धन उनके अंडों के खोल में कैल्शियम के जमाव में हस्तक्षेप करता है, और जब ये पक्षी अपने अंडों को सेकने का प्रयास करते हैं तो प्रभावित अंडों के खोल पतले होते हैं, और खोल पतले होने के कारण यह पक्षियों के भार से क्या है, टूट जाते हैं, और इस प्रकार पक्षी की प्रजनन दर कम हो जाती है और उनकी जनसंख्या में भारी कमी होने लगती है। तो इसका रीजन ये है। अगला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इकाई डीएनए को अलग करती है उनके आवेश के अनुसार, सांद्रता के अनुसार, पीएच के अनुसार, आकार के अनुसार। तो जेल जो आपका फोरेसिस इकाई डीएनए है, यह किसको आपको अलग करती है? तो उनके आवेश के अनुसार अलग करती है। वैद्युत आवेश में आधार पर न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीनों का पृथक्करण, वैद्युत छेद द्वारा उनके प्रवाह का मापन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। तो किसके कारण? आवेश के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, पीले द्रव कोलस्टम में शिशु की सुरक्षा हेतु जो प्रतिरक्षी होता है वह आईजीए होता है, आईजीएम होता है, आईजीजी होता है, या आईजीई होता है। तो पीले द्रव कोलस्टम में शिशु की सुरक्षा हेतु जो प्रतिरक्षी होता है वह हमारा आईजीए की बात करेंगे। दुग्ध स्त्रावण के प्रारंभिक दिनों में माता द्वारा स्त्रावित कोलेस्ट्रम में नवजात शिशु की सुरक्षा हेतु प्रचुर मात्रा में प्रतिरक्षियां पाई जाती है। आईजीए क्या है? एक प्रतिरक्षियां। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्तियों को एचआईवी संक्रमण का अधिक खतरा रहता है? ऐसे व्यक्ति जिनके कई लैंगिक साझेदार हों, नशे के आदि व्यक्ति को डस्को अंतःशिरा इंजेक्शन द्वारा लेते हों, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रुधिर चढ़ाया जाता हो, या उपरोक्त सभी। तो किस प्रकार के व्यक्तियों को एचआईवी संक्रमण का अधिक खतरा रहता है? और वह कहलाते हैं उपरोक्त सभी। जो कई लैंगिक साझेदार हों, जो व्यक्ति ड्रग्स को अंतःशिरा इंजेक्शन द्वारा लेता हो, जिन्हें बार बार रुधिर चढ़ाया जाता हो, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेटास्टेसिस क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं में शीघ्र विभाजन होता है, कैंसर कोशिकाओं का नए स्थानों पर फैलना होता है, कैंसर कोशिकाओं का पुनर्जीवन होता है, या उपरोक्त भी होता है। तो मेटास्टेसिस क्या होता है? सभी लोग बताइए। तो मेटास्टेसिस जो कहलाता है वह कैंसर कोशिकाओं का नए स्थानों पर फैलना। दोस्तों, कुछ दशाओं में कुछ कैंसर कोशिकाएं अपने मूल अबुर्द में पृथक होकर रुधिर वाहिकाओं तथा लसिका वाहिनियों में प्रवेश कर शरीर के अन्य भागों तक स्थानांतरित हो जाती हैं, और ये कोशिकाएं प्रसार द्वारा नए अर्बुदों का निर्माण करती हैं। ओरिजिनल ट्यूमर की बात करें
और कैंसर कोशिकाओं इस प्रकार अपने मूल स्थान से दूर किसी नए स्थान यानी शरीर का भाग तक फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। तो मेटास्टेसिस आपने समझ लिया, कैंसर कोशिकाओं का नए स्थानों पर फैलना। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मादा एनाफिलीज द्वारा मनुष्य में स्थानांतरित होकर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है? खंडजाणु, युग्मक जनक, बीजाणु या साइजांड की बात करेंगे। इनमें से प्लाज्मोडियम की वह अवस्था जो मादा एनाफिलीज द्वारा मनुष्य में स्थानांतरित होकर मलेरिया रोग उत्पन्न करती है वह हमारी कहला जाती है बीजाणु। बीजाणुज की बात करेंगे। दोस्तों, प्लाज्मोडियम परजीवी एनाफिलीज मच्छर द्वारा मनुष्य में छोटी संक्रामक कोशिकाओं के रूप में स्थानांतरित हो जाता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। तो हम बीजाणुज की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, समरूप अंग वे होते हैं जिनकी असमान उत्पत्ति लेकर समान कार्य होते हैं। समान उत्पत्ति और समान कार्य होते हैं। असमान उत्पत्ति और असमान कार्य होते हैं। समान उत्पत्ति लेकर लेकिन असमान कार्य होते हैं। तो समरूप अंग क्या होते हैं, जिनके कार्य क्या होते हैं? समरूप अंग के वे होते हैं जो असमान उत्पत्ति लेकर समान कारक होते हैं। देखिए दोस्तों, जो शारीरिक तथा उत्पत्ति की दर से भिन्न तथा असंबित होते हैं किंतु कार्य की दर से ये तो समान होते हैं, इन्हें समरूप अंग होते हैं। कीटों के पंख जो देह भित्ति के प्रसार द्वारा निर्मित होते हैं तथा जिनमें कोई कंकाली सहारा नहीं होता, पक्षियों के पंखों के सनुरूप होते हैं और पक्षियों के पंख उनके अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं या रूपांतरण करते हैं। अगला प्रश्न है, इविल क्वारेट संबंधित है जैविक विविधता के नष्ट होने से, विदेशी प्रजातियों के नष्ट होने से, खड़ी फसल के नष्ट होने से या परिपक्वता समुदाय के नष्ट होने से? तो इविल आपका जो क्वार्टेट है यह किससे संबंधित हो जाता है? तो ये आपके जैविक विविधता के नष्ट होने से संबंधित हो जाता है। द इविल क्वार्टेट का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक जेवर्ड डायमंड द्वारा विलुप्तिकरण में मानव जाति 4 प्रमुख कारणों आवास का विघटन, विखंडन, बाह्य जातियों को प्रविष्ट कराना तथा ओवर हार्वेस्टिंग को वर्णित करने हेतु किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि अनुवांशिक अभियांत्रिक प्रोइंसुलिन का इंसुलिन में परिपक्वन होता है सी पेप्टाइड के जुड़ने के बाद, सी पेप्टाइड के अलग होने के बाद, डाइसल्फाइड ब्रिज के अलग होने के बाद या उपरोक्त सभी की बात करें। तो अनुवांशिक अभियांत्रिक प्रोइंसुलिन का इंसुलिन में जो परिपक्वन होता है वह हमारा सी पेप्टाइड के अलग होने के बाद होता है। इंसुलिन प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड का सर्वप्रथम वर्णन जो है 1967 में इंसुलिन जैव संश्लेषण की खोज के संबंध में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया में आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों की मेजबानी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बालाघाट मध्य प्रदेश, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड। तो प्रतिवर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाले हजारों जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनकी मेजबानी कौन सा प्रसिद्ध स्थान करता है? और वह प्रसिद्ध स्थान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह शीत ऋतु में प्रवासी साइबेरियन सारसों की मेजबानी के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरफेरोन्स क्या होता है? मैक्रोफेजेज के प्रोटीन उत्पाद जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन जो कि असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाता है। एलर्जेंस की बात करेंगे या प्रतिरक्षी अणु की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा जी हाँ प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? तो इंटरफेरेंस जो होता है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन है जो कि
असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु में संक्रमण से बचाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोकेन किस न्यूरोट्रांसमीटर में परिवहन में हस्तक्षेप करता है? सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन या डोपामिन की बात करेंगे या एसिटाइल कोलिन की बात करेंगे? तो कोकीन किस न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में हस्तक्षेप करता है? वह हमारा कहलाता है डोपामिन। जी हाँ, कोकेन डोपामिन के कार्य में हस्तक्षेप करती है। यह न्यूरोट्रांसमीटर के प्रवाह में परिवर्तन द्वारा यह प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, रोड सुग्राही होते हैं धीमे प्रकाश के प्रति, उच्च तीव्रता वाले प्रकाश के प्रति, रंग ग्रहण के प्रति, उपरोक्त सभी के प्रति। तो रोड सुग्राही होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं? तो रोड सुग्राही जो होता है वह धीमे प्रकाश के प्रति होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, और प्रश्न क्या है सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। मानव प्लेसेंटा क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, मानव प्लेसेंटा जो है ये क्या होता है? हीमोकोरियल होता है, सिंडिस्मोकोरियल होता है, योगसेक होता है, होमो एंडोथीलियल होता है। तो मानव प्लेसेंटा क्या होता है सभी बताइए। तो मानव जो प्लेसेंटा होता है वह आपके हीमोकोरियल होता है। हम जानते हैं दोस्तों, मनुष्य में हीमोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है जिसमें मात्र रुधिर कोरियान के सीधे संपर्क में रहता है, और इस प्रकार के अपरा में सभी मात्र परतें जो आपके मेटरनल लेयर्स होते हैं वो समाप्त हो जाती हैं, जिसके कारण गर्भ में जो ऊतक होता है वह मात्र रुधिर के सीधे संपर्क में ही रहता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन औसत कितना यूरिया उत्सर्जित करता है? 20 से 30 ग्राम, 40 से 50 ग्राम, 10 से 15 ग्राम या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन औसत कितना यूरिया जो है उत्सर्जित करता है? और वह 40 से 50 ग्राम। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है, और स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ यूरिया होती है, जो सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र या दंत विन्यास को प्रस्तुत किया जा सकता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? भाई आपका है पहला ऑप्शन, I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 2/2 मल्टीप्लिकेशन 2। दंत सूत्र क्रमशः ऊपर तथा नीचे के जबड़ों के अर्धभागों में दांतों की संख्या को निरूपित किया जाता है। सूत्र को 2 से गुणा करने पर जीव के मुख में दोनों जबड़ों के कुल दांतों की संख्या ज्ञात हो जाती है। उदाहरण के लिए एक वयस्क मनुष्य में मुख में कुल 32 दांत होते हैं तथा इसका दंत सूत्र जो मैंने आपको बताया है ये आपको हो जाएगा। इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे बराबर इसका 32 निकलेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो हमारा दंत सूत्र हो जाएगा। अगला, लाल रुधिर कणिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड का कितने प्रतिशत परिवहन करती है? 70, 20 से 25, 97 या 7%? तो लाल रुधिर कणिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड का कितने प्रतिशत जो है परिवहन करती है? वह कहलाता है 20 से 25%। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, लगभग 23% भाग आरबीसी में हीमोग्लोबिन से संबंधित अवस्था में, और लगभग 70% भाग प्लाज्मा में घुलित कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। तो तीनों चीजें हमने बता दिया। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन से ट्रांसजेनिक प्राणी को मानव में अंग प्रत्यारोपण हेतु मानव जीन्स दिए गए हैं ताकि उनका प्रत्यारोपण करने पर उन्हें अस्वीकृत नहीं किया जाए? गाय, भेड़, बकरी या सुअर की बात करते हैं। तो इनमें में से ट्रांसजेनिक प्राणी को मानव में अंग प्रत्यारोपण हेतु मानव जीन्स दिए गए हैं ताकि उसका प्रत्यारोपण करने पर उन्हें अस्वीकृत नहीं किया जाए। वह होता है आपका सुअर। सुअर की जातीय अंगों के रूप में एवं कार्य के दृष्टि से मनुष्य में या मनुष्य से अधिक समानताएं प्रदर्शित करती हैं, और इनके अंगों की विमाएं भी मानव जीन्स के अनुरूप होती हैं।
अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न एग्जाम की वजह से। कंकाली पेशी को हड्डी से मजबूती से कौन जोड़ता है? टेंडन, लिगामेंट, अंतराली संयोजी ऊतक या एडिपोस ऊतक जोड़ता है? तो कंकाली पेशी को हड्डी से मजबूती से जो है जोड़ता है, वह कौन जोड़ता है? तो वह आपका टेंडन होता है। कंडरा या टेंडन को ही कंडरा बोला जाता है। तो कंडरा या टेंडन सघन संयोजी ऊतक होता है जिनमें बहुत थोड़े से मैट्रिक्स के साथ कोलेजन तंतुओं के बंडल बंधे रहते हैं और ये पेशी आच्छद का निर्माण करते हैं, जिसे पेशी फोसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशी फोसिया। और ये आच्छद पेशी से विस्तारित होकर कंकाली पेशी को अस्थि से जो है जोड़ता है। अगला पट्टावसल किस वर्ग का अभिलाक्षणी गुण होता है? आपके साइक्लोपोस्टोमेटा, कांडिक्तीज की बात करेंगे, आस्ट्रीज की बात करेंगे, एम्फीबिया की बात करेंगे। तो पट्टावसल किस वर्ग का अभिलाक्षणी गुण होता है? ये आपके कांडिक्तीज की बात करेंगे। जी हाँ, कांडिक्तीज वर्ग में उपस्थित लमड़ जली मछलियां होती हैं और इनका बाह्य कंकाल पट्टाव सल्कों द्वारा निर्मित होता है। अगला किस संघ के जंतुओं को एसिलोमेट कहा जाता है? तो जिन संघ के जंतुओं को एसिलोमेट कहा जाता है वह हमारे प्लेटी हेलमिन्थीज की बात करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कसाभ युक्त कालर कोशिकाएं कोइनोसाइट विशेषताएं होती हैं। किसकी विशेषताएं होती? तो ये आपके पोरीफेरा की विशेषताएं होती। पोरीफेरन जंतुओं में अंतर्वाही जल के साथ आने वाले भोजन का अंतर्ग्रहण कसाभ युक्त कालर कोशिका या कोइनोसाइट्स द्वारा होता है। तो हम पोरीफेरा की बात करें। कंकाली पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन होता है मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन या ट्रोपोनिन की बात करते हैं। कंकाली पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य जो प्रोटीन होता है वह हमारा मायोसिन होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित केंद्र नियंत्रित करते हैं श्वसन, हृदय परिसंचरण, प्रतिक्षेप, जठर स्त्रावण या उपरोक्त सभी। तो मेडुला ऑब्लांगेटा में उपस्थित केंद्र जो नियंत्रित करते हैं वह हमारा श्वसन भी होता है, हृदय परिसंचरण प्रतिक्षेप भी होता है और जठर स्त्रावण भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। किस प्रकार की संधि द्रव से भरी हुई गुहा की विशेषता के लिए एवं गमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तंतुमय संधि, उपास्थि संधि, साइनोवियल संधि या आपका जो अगला ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा साइनोवियल संधि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नारियल का फल जो होता है वह अष्टफल है, बेरी है, नट है या इनमें से कोई नहीं? तो आपने अवश्य नाम सुना होगा। नारियल का जो फल होता है वह आपके अष्टफल होता है। नारियल का फल अष्टफल ड्रफ होता है। यह एक बीजी फल होता है जो एक कांडपी या बहुअंडपी व युक्तांडपों अंडाशय में विकसित होता है और इनमें फल भित्ति बाह्य मध्य अंतः फल भित्ति में विभाजित होती है और इनकी अंतः फल भित्ति सदैव कौष्ठी होती है। आम में खाने योग्य भाग जो होता है बाह्य फल भित्ति है, अंतः है, मध्य है या इनमें से कोई नहीं? तो आम में खाने योग्य वाला भाग क्या होता है? सिंपल साधारण सा प्रश्न है और हमारा वह होता है, सभी लोग जानते हैं,
मध्य फल भित्ति होता है। आम का फल अष्टी फल ये भी होता है। इन फलों में फलभित्ति बाह्य मध्य अंतः फलभित्ति विभाजित होती है। इनकी अंतः फलभित्ति सदा काष्ठी होती है और आम का खाने योग्य भाग गूदेदार मध्य फलभित्ति होती है। अगला प्रश्न है, लिनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। वर्गीकरण की वनस्पति पद्धति, वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों लिनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण क्या है, और वह वर्गीकरण है वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति। लिनियस ने लैंगिक अंकों की संख्या मुक्तः पुंकेसरों की संख्या व सम्मिलन पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पौधे को जो है दोस्तों 24 वर्गों में विभाजित किया और लिनियस की पद्धति को वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या होती है। या दोस्तों वर्गीकरण की उच्चतम इकाई पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगी। क्या वह आपकी संघ है, जगत है, वर्ग है या क्रम है। तो वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या होती है। वर्गीकरण की उच्चतम इकाई आपका जगत होता है। आइए बात करेंगे जगत यानी किंगडम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से भिन्न होता है क्योंकि इसमें भ्रूण उपस्थित होता है, इसमें संवाहनी ऊतक उपस्थित होता है, इसमें दारू में वाहिनी उपस्थित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म जो भिन्न होता है वह आपके दारू में वाहिनी उपस्थित की होती है। देखिए दोस्तों, आवृत्त बीजों की दारू या जाइलम में वाहिनी उपस्थित होता है, जबकि अनावृत्त बीजों में से अनुपस्थित होती है और यह नीटम में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है कि डबल रोटी की सामान्य फफूंदी क्या होती है। ईस्ट, म्यूकर, जीवाणु, विषाणु। तो डबल रोटी की समान जो फफूंदी कहलाती है वह हमारा म्यूकर। जी हाँ दोस्तों, राइजोपस या म्यूकर की बात करेंगे। यह मृतजीवी होता है और साधारणतः बासी डबल रोटी पर यह उगता है, इसलिए राइजोपस के डबल रोटी की फफूंदी ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इसमें काले रंग के बीजाणु बनते हैं, इसलिए इसे काली फफूंदी भी कहते हैं। तो म्यूकर की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस की बात करेंगे। तो कौन सा जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, और वह जीव है हमारा क्लास्ट्रीडियम। दोस्तों क्लास्ट्रीडियम अवयवी अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। यह एजेटोबैक्टर वायवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की बात करते हैं। माइकोराइजा है एक कवक एवं शैवाल के मध्य परजीवी संबंध, कवक व शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध, कवक व जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध या कवक व जड़ों के मध्य परजीवी संबंध की बात करते हैं। तो माइकोराइजा क्या है। तो माइकोराइजा जो एक होता है कवक व जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बंजर भूमि तथा चट्टानों पर सबसे पहले उगते हैं मॉस, लाइकेन, फर्न या इनमें से कोई नहीं। तो बंजर भूमि तथा जो चट्टान होते हैं वह आपके लाइकेन पर उगते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला है, फ्यूनेरिया की स्तधानी में ग्रीवा नाल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। नेक कैनल सेल्स की बात करते हैं तो 8 से 10 के लगभग आसपास होती है। यह लंबी ग्रीवा तथा फूली हुई अंडदा या वेंटर की बनी होती है। ग्रीवा में 8 से 10 तक ग्रीवा नाल कोशिकाएं नेक कैनल सेक्स होती हैं।
नॉन स्टॉक या नॉन स्टॉक निम्न में से किस क्रिया को संपन्न करने के लिए जाना जाता है? तो जो आपका नॉन स्टॉक है यह दोस्तों आपके प्रकाश संश्लेषण एवं नाइट्रोजन यौगिकीकरण के साथ साथ क्रिया के लिए जाना जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि नीली हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक ये होती हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्ण क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स फाइकोसाइनिन व फाइकोइरिथ्रिन होते हैं और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह आक्सीय होता है और इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए विशेष कोशिका हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है कि फ्यूनेरिया में अगुणी संरचना होती है वह होता है प्रोटीनियम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल किससे मिलता है? तो जो तारपीन का तेल होता है वह आपके जिम्नोस्पर्म की लकड़ी से मिलता है। जी हाँ, तारपीन का तेल रेजिन जो रंग रेगन व औषधियों में प्रयोग होता है पाइनस की जात से निकाला जाता है और पाइनस रॉक्सर्बी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत प्रतिपादित किया था? स्मिथ ने, हेस्टीन ने, नगेली ने या श्यूप ने किया था? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था यह स्मिथ ने किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सहचर कोशिकाएं संबंधित होती हैं चलनी नालिकाओं से, दारू से, स्थूल कोण ऊतक से या एधा से होती हैं? तो सहचर कोशिकाएं जो आपके संबंधित होती हैं वह आपके चालनी नालिकाओं से संबंधित होती हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि कास्ट किसका सामान्य नाम होता है? फ्लोएम का, संवहन फूलों का, कैम्बियम का या द्वितीयक जाइलम का होता है? तो कास्ट जो है किसका सामान्य नाम होता है और वह होता है द्वितीयक जाइलम की बात करते हैं। अगला है भ्रूण उपस्थित होता है। तो भ्रूण जो उपस्थित होता है वह आपके फ्यूनेरिया में उपस्थित होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जलरंध्र पाए जाते हैं पत्ती में, तने में, पुष्प में या जड़ में पाए जाते हैं? तो जो जलरंध्र पाए जाते हैं वह आपके पत्ती में पाए जाते हैं। पौधे की पत्तियों के किनारे से जल की बूंदों के रूप में हानि बिंदु स्त्राव और बिंदु स्त्राव पत्तियों के सिराओं के बाहरी छोर पर स्थल जल रंध्रों से होता है और यह जड़ों में सक्रिय अवशोषण से उत्पन्न मूल दाब के कारण होता है। अगला प्रश्न है एंजाइम मूलतः होते हैं विटामिन, वसा, प्रोटीन या कार्बन की बात करते हैं? तो एंजाइम जो मूलतः आपके होते हैं वह आपके प्रोटीन के होते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? तो सभी लोग जो जानते हैं कि जो गन्ना होता है वो हमारा C4 पौधा होता है। C4 पौधा मुख्यतः एक बीज पत्ती जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार आदि, कुछ द्विबीज पत्ती भी होते हैं जैसे एमेरेंथस या यूफोर्बिया की बात करते हैं। तो यहाँ गन्ना हमारा सही हो जाएगा।